टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी है। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है। पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी का सूरज डूबेगा और हमेशा के लिए डूबेगा। चिलमजीवी कभी उत्तर प्रदेश का विकास नहीं कर सकते। लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नव भारत पर। आप देख रहे हैं सवाल पब्लिक का। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। आज गोरखपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी की लाल टोपी पर जबरदस्त हमला बोला और 11 नए नाम दे दिए। वो क्या है ये आपको हम बताएंगे। अखिलेश यादव ने भी प्रधानमंत्री के इस हमले का मेरठ की धरती से चुन चुन कर जवाब दिया। क्या उन्होंने कहा ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव विकास वर्सेस कास्ट, विकास वर्सेस जाति, क्या इसमें तब्दील होता जा रहा है और बड़े बड़े नेताओं का इसमें योगदान है। इन सब पर हम चर्चा करेंगे। और यूपी में चुनाव कैंपेन में कैसे फायर राउंड की शुरुआत हो गई है आपको हम ये भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले सबसे पहले आपको मैं आज की 3 बड़ी खबरें बता देती हूं। तो आज की पहली बड़ी खबर यह है कि किसान आंदोलन कल खत्म हो सकता है और किसानों की घर वापसी हो सकती है। केस वापसी को लेकर कल दोपहर 2 बजे एसकेएम की दोबारा बैठक होगी और इसमें फाइनल फैसला लिया जा सकता है। केस वापसी को छोड़कर किसान और सरकार में उन सभी 5 मुद्दों पर कमोबेश सहमति बन गई है जिस पर कृषि कानून वापसी के बाद गतिरोध बना हुआ था। अब रुख करते हैं दूसरी बड़ी खबर का। कोरोना का ओमाइक्रॉन वेरिएंट अब 38 देशों तक पहुंच गया है। हिंदुस्तान में अभी तक इसके 23 मामले कंफर्म हुए हैं और टॉप पर महाराष्ट्र है जहां अकेले देश के 10 केसेस हैं। इसके बाद राजस्थान का नंबर आता है जहां पर 9 केसेस हैं और महाराष्ट्र के ठाणे में 100 से ज्यादा लोग जो विदेशों से आए वो घर बंद कर लापता हैं और ये चिंता का विषय बना हुआ है। तीसरी बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश को 10,000 करोड़ की सौगात दी। गोरखपुर में एम्स, खाद कारखाना और वायरस रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। लाल टोपी को यूपी के लिए रेड अलर्ट बताया। तो अखिलेश ने मेरठ की रैली से प्रधानमंत्री के इन आरोपों पर करारा जवाब दिया। तो आइए अब वापस सवाल पब्लिक का के आज के मुद्दे पर लौटते हैं। प्रधानमंत्री आज गोरखपुर में समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, लाल टोपी, इन सब पर बोले और इतना बोले कि सुनने वाले सुनते रह गए। प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी कहा, गोरखपुर से 848 किलोमीटर दूर अखिलेश यादव ने उसका करारा जवाब उन आरोपों पर दिया। क्या कहा, क्या जवाब दिया, सुनिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण जी के आदर्शों को, इन महापुरुषों के अनुशासन को ये लोग कब से छोड़ चुके हैं। आज पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए। घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है। आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। भारतीय जनता पार्टी की हर चीज झूठी है।
भारतीय जनता पार्टी की हर बात झूठी है, इनके वादे जुमले हैं, इनका प्रचार झूठा है, इनकी विकास की तस्वीर झूठी है। और जो विकास के घोड़े दौड़ा रहे हैं सवार होकर के, वही फिल्मी घोड़ा है जो हिलता डुलता तो है लेकिन आगे नहीं बढ़ता। ये झूठ के फूल हैं, ये झूठ के फूल हैं, इनके झूठ के फूल से कोई खुशबू नहीं आ सकती। और चिलमजीवी कभी उत्तर प्रदेश का विकास नहीं कर सकते। जो पलायन की बात कर रहे हैं वो पलायन होकर के खुद आए हैं। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर आज कुछ ऐसा था जिसकी ये झलक आपने देखी, लेकिन एक बार फिर से रिकैप कीजिए। प्रधानमंत्री ने लाल टोपी के लिए क्या क्या विशेषण दिए, आपको हम ये दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि यूपी के लिए ये लाल टोपी रेड अलर्ट है और इसके लिए उनके पास अपने कारण थे जिन्होंने दिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि लाल टोपी उत्तर प्रदेश में आने का मतलब आतंकियों पर मेहरबानी। लाल टोपी का मकसद, लाल टोपी धारकों का मकसद सिर्फ और सिर्फ सत्ता को चाहना है, सत्ता में लौटना है, लेकिन घोटालों के लिए इन्हें सत्ता चाहिए, आतंकवादियों पर मेहरबानी के लिए इन्हें सत्ता चाहिए। और एक के बाद एक प्रधानमंत्री हमला करते गए। उन्होंने कहा कि अवैध कब्जों के लिए लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए। निशाना सीधे सीधे समाजवादी पार्टी पर। माफियाओं को खुली छूट दी, यानी उस दौर की याद दिलाई जिसमें अखिलेश यादव, उनका परिवार सत्ता में रहा और उस दौरान क्या क्या हुआ, यानी समाजवादी पार्टी की सरकार के समय लोगों की तकलीफ से इन्हें कोई मतलब नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसीलिए लाल टोपी का यूपी में आना यानी एक तरह की इमरजेंसी। लाल बत्ती से मतलब क्या है, ये तमाम मायने उन्होंने एक के बाद एक अपनी आज की स्पीच में दिए। सिर्फ इनका मकसद है सरकार बनाना। और जबरदस्त हमला आज प्रधानमंत्री ने अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी पर बोला, अपनी तिजोरी भरना। तो ये तमाम उदाहरण उन्होंने ये विशेषण आज की स्पीच में दिए। लेकिन मैं आपको कुछ और बातें समझाना चाहती हूँ। यूपी में आखिर लड़ाई किस बात की हो रही है, अब मैं आपको यह समझाती हूं, क्योंकि अभी तक जिस तरह से चुनावी कैंपेन आगे बढ़ रहे हैं अलग अलग राजनीतिक दलों के, ऐसा लगता है कि एक तरफ विकास प्लस कास्ट के कॉम्बिनेशन को बैलेंस करने की कोशिश हो रही है, तो दूसरी तरफ कास्ट कॉम्बिनेशन हावी कैसे दिखाई दे रहा है। लेकिन पहले आप यहां विकास प्लस कास्ट का ये कॉम्बिनेशन देखिए, जिसे लेकर योगी आदित्यनाथ अपने चुनावी कैंपेन में आगे बढ़ रहे हैं। और अगर आप उत्तर प्रदेश के नक्शे में पूर्वांचल को देखेंगे तो पूर्वांचल को किस तरह से चुनावी कैंपेन्स में फोकस किया गया है। देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और सौगातों की ये झड़ी एक के बाद एक कई योजनाओं में दिखाई देती है। गोरखपुर में एम्स का उद्घाटन, शिलान्यास हुआ, फिर उद्घाटन हुआ, इस बात का जिक्र आज इस कार्यक्रम में रहा भी। गोरखपुर को खाद कारखाने की सौगात। और ये पूर्वांचल पर जो फोकस बीजेपी का दिखाई दिया है, योगी सरकार का दिखाई दिया है, उसकी हम आपको एक एक झलकियां दिखा रहे हैं। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी आजमगढ़, जिसके लिए खुद अमित शाह चुनावी कैंपेन में गए थे। तो अब आपको हम यहां पर बीजेपी का कास्ट कॉम्बिनेशन भी समझाते हैं। ये तो पूर्वांचल को जो सौगात दी वो आपने देखी, लेकिन निषाद पार्टी के साथ गठबंधन, यानी छोटी छोटी पार्टियों को साध कर उस इलाके में अपनी मौजूदगी को मजबूत करने की एक कोशिश। तो अपना दल के साथ गठबंधन, फिर राष्ट्रीय जलवंशी क्रांति दल, ये तमाम छोटे छोटे दल हैं, लेकिन जहां पर जातिगत राजनीति को साधना है, इन दलों का अपना महत्व है। भारतीय मानव समाज पार्टी, तो ये बीजेपी का पूरा कास्ट कॉम्बिनेशन है। मुसहर आंदोलन मंच, मानव हित पार्टी, भारतीय सुहेलदेव जनता पार्टी। तो इन दलों के जरिए पूर्वांचल की पॉलिटिक्स, पूर्वांचल के जातीय समीकरणों को साधने के प्रयास में बीजेपी दिखाई देती है। लेकिन अब आपको समाजवादी पार्टी का विकास वर्सेस कास्ट कॉम्बिनेशन की जो तस्वीर दिखाई देती है वो देखिए। वेस्ट यूपी, पश्चिमी यूपी में अखिलेश यादव के दौर में यमुना एक्सप्रेसवे की सौगात मिलना उत्तर प्रदेश के लोगों को, सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसके अलावा इटावा लायन सफारी। तो ये तमाम वो काम हैं जिसको गिनाते रहे हैं अखिलेश यादव अपनी उपलब्धियों के तौर पर। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम सैफई। लेकिन अगर इसमें आप एरिया को फोकस करेंगे तो आपको वेस्ट यूपी का वो इलाका दिखाई देगा जहां पर समाजवादी पार्टी, खासतौर पर समाजवादी पार्टी में जो प्राइम फैमिली है, यानी यादव परिवार, उनके इलाकों से लगते हुए जो हिस्से हैं, वहां पर जिस तरह से सौगातें पहुंची हैं, जो विकास योजनाएं पहुंची हैं, तो आरोप ये लगता रहा है कि आपने सिर्फ अपने क्षेत्र को ज्यादा फायदा पहुंचाया बजाय कि पूरे उत्तर प्रदेश को फोकस करने के।
और यहाँ पर कास्ट कॉम्बिनेशन भी आपको हम लगातार वेस्ट यूपी में दिखा रहे हैं समाजवादी पार्टी का, जहाँ पर भारतीय किसान सेना, इसके अलावा अन्य छोटे छोटे दलों के साथ समाजवादी पार्टी गठबंधन करके आगे बढ़ रही है, जिसमें आजाद समाज पार्टी का भी नाम शामिल है। तो ये ओवरऑल पूरा एसपी का आप कास्ट कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, जिसमें सुभासपा, महान दल, जनवादी दल, गोंडवाना गणतंत्र, अपना दल, आम आदमी पार्टी संपर्क में है, हालांकि कांशीराम बहुजन मूल समाज पार्टी, लेबर एस पार्टी, प्रगतिशील समाज पार्टी, इसके साथ भी अभी बातचीत चल रही है। तो ये तमाम जो है गठबंधन के साथ जब ये आगे बढ़ रहे हैं तो मकसद यही कि यहाँ पर जातीय समीकरणों को साधा जाए। तो ये पूरी तस्वीर जब आपको हम दिखा रहे हैं, इसी आधार पर आज चर्चा होगी, क्योंकि अभी बहुत कुछ शो में है। लेकिन आपको मैं अब ये बताऊं कि योगी और अखिलेश में से किसके विकास की स्पीड कितनी है, कास्ट और पार्टियों को जोड़ने की स्पीड किसकी ज्यादा है। लेकिन उससे पहले जो सवाल पब्लिक पूछ रही है वो क्या है, अब इस पर भी एक नजर डाल लीजिए। तो सवाल नंबर 1, अखिलेश यादव को सत्ता तो आतंक पर मेहरबानी क्वेश्चन मार्क, ये आरोप प्रधानमंत्री ने आज जब लगाया है, इसके क्या मायने हैं। सवाल नंबर 2, क्या लाल टोपी यूपी के लिए रेड अलर्ट है, ऐसा क्यों कहा है, इस आरोप के पीछे वजहें क्या है और समाजवादी पार्टी का इस पर जवाब क्या है। सवाल नंबर 3, विकास प्लस कास्ट योगी के दौर में कैसे रहा और अखिलेश यादव के दौर में कैसे रहा, तो इसकी भी आंकड़ों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर तस्वीर आपके सामने हम रखेंगे। और सवाल नंबर 4 जो आज जनता पूछ रही है, क्या प्रधानमंत्री ने यूपी में चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है, तो इसी के इर्द गिर्द आज ये पूरी बातचीत होगी, ये पूरी बहस होगी। अब आपको सबसे पहले आज जो कार्यक्रम में हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, आपका उनसे परिचय करा दें। बीजेपी से हमारे साथ शाजिया इल्मी जी इस वक्त मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी से डॉक्टर अजीज खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, और बीएसपी से एमएच खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एआईएमआईएम से असीम वकार साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट शेखर अय्यर जी हमारे साथ आ गए हैं, और गोरखपुर से सांसद रवि किशन हमारे साथ आगे जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, मेरे गेस्ट पैनल पे सभी मेहमान आ गए हैं। शुरुआत में यहाँ पर डॉक्टर अजीज खान आपके साथ करना चाहूंगी। लाल टोपी पहनकर आए हैं आप, मुस्कुरा भी रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने चुन चुनकर जो विशेषण आज लाल टोपी को दिए हैं, यूपी की जनता पर कितना असर पड़ेगा? देखिए मीनाक्षी जी, टोपी इसलिए पहनकर आए हैं क्योंकि इसकी सख्त जरूरत है। आज उत्तर प्रदेश में, जैसा कि माननीय मोदी जी ने कहा, रेड अलर्ट है। ये वाकई में रेड अलर्ट है। महंगाई पर रेड अलर्ट है, बेरोजगारी पर है, कानून व्यवस्था पर है, किस तरह बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ हो रहा है उस पर रेड अलर्ट है, कैसे किसानों को कुचला जा रहा है उस पर रेड अलर्ट है। और ये लाल टोपीधारी जो है ना, ये ऐसा रेड अलर्ट को आप समझिए, ये जो रेड अलर्ट को सही अलर्ट में बदलेंगे, ये लाल टोपी वाले बदलेंगे। क्योंकि लाल टोपी लगा करके आज जिस तरीके से जो गरीबों का, दलितों का, शोषितों का, वंचितों का जो हक मारा जा रहा है, ये लाल टोपी वाले उसका हक दिलाएंगे। और लाल टोपी पहन करके एक क्रांति के तौर पे क्रांति पैदा करने के लिए उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे देश में समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो निकल चुके हैं, लोगों को न्याय दिलाने के लिए, हक दिलाने के लिए। हाँ। एक बात और आप जान लीजिए, हम लाल टोपी जरूर पहनते हैं, हम काली टोपी नहीं पहनते हैं, क्योंकि काली टोपी वाले ही किसानों का काला बिल लाए, किसानों का काला कानून लाए। इसलिए मैं काली टोपी नहीं पहनता हूं, मैं लाल टोपी, क्योंकि मेरा खून लाल है, और जिसका खून लाल होता है उसके अंदर क्रांति होती है, और क्रांति होती है अच्छाई को लाने की। चलिए, इकबाल को लेकर, अपनी ईमानदारी को लेकर, अपने जज्बे को लेकर ये एक बहुत अच्छे विचार आपने रखे, बहुत अच्छी स्पीच आपने रखी। लेकिन अजीज साहब, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं, कुछ आंकड़े मैं पढ़ रही हूं आपके सामने। अखिलेश यादव ने यह वादा किया था अपने दौर में कि वो जनता दर्शन में जनता से मिलेंगे, और आरटीआई से जो जवाब है वो इस वक्त इन कागजों में मेरे पास है, आपके सामने पढ़ रही हूं। 2012 से 2014 में 66 में से केवल 10 बार जनता दर्शन किया। एनसीआरबी का डेटा पढ़ रही हूं सर आपके सामने। वादा किया था अखिलेश यादव ने, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाएगी, महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाएगा। काम क्या किया? डायल 100 और विमेन हेल्पलाइन नंबर 1090 को लॉन्च किया। लेकिन साल 2013 में 32,546 से 2014 में 38,467 के बीच केसेस सामने आए महिलाओं के प्रति क्राइम के। और इस दौर में जो साल मैंने आपके सामने मेंशन किए, 2013 से 2014 में 18% बढ़ोतरी हुई। एनसीआरबी का डेटा है। फसल बर्बाद होने पर किसानों को मुआवजे की बात हुई, और काम के बाद जो सामने आया, मुआवजा देने में भारी गलतियां, किसानों को 23 रुपए तक के मुआवजे दिए गए। 23 रुपए।
बड़ा समर्थन कर रहे हैं आप किसानों का। हत्या की वारदातें हालांकि जो है वो आप देख लीजिए 2012 से 2016 के दौरान 23,674 लोगों की हत्याएं हुई हैं। ये डेटा मैंने 3 अलग अलग केसेस का आपके सामने रखा है। अब बताइए लाल टोपी का रेड अलर्ट क्या है इन आंकड़ों के आधार पर? लाल टोपी का रेड अलर्ट है कि जो जंगल राज उत्तर प्रदेश में पैदा हो गया है, हाथरस में बेटी के साथ रेप होता है और पुलिस अधिकारी कहता रेप नहीं हुआ। आप समझिए जब सीबीआई जांच होती है तो पता चलता है चार अरे इनको रोकिए नहीं साजिया इल्मी किया नहीं, फिर आप इन्हीं से बात करेंगे। मैं आऊंगी आपके पास, इनकी आदत है बीच में वो जवाब दे दूं। मैंने उनके सामने कुछ आंकड़े रखे हैं, देख लेते हैं आंकड़ों पर वो क्या बोल रहे हैं। हम आ रहे हैं ना उसी मुद्दे पे आ रहे हैं। डॉक्टर अजीज खान आंकड़ों पर जवाब दीजिए। ठीक है इनको रोकिए आप, एक एक करके मैं बात कर रहा आप कंप्लीट करिए। देखिए हाथरस में बेटी के साथ न्याय नहीं हुआ और वो बात को छिपाने के लिए आपने देखा रात के अंधेरे में जला दिया गया। आप देखिए जिस तरीके से लखीमपुर में किसान आवाज उठा रहा था, आवाज नहीं दबा पाए तो किसानों को दबा दिया। एक व्यापारी की किस तरह हत्या होती है गोरखपुर में आपने देखा और अधिकारी कहते हैं कि साहब ये सीढ़ी से गिर के मर गया। आप अंदाजा लगाइए किस बेरहमी से मारा गया। आप देखिए अरुण वाल्मीकि आगरा में किस कदर उसकी हत्या की गई, आरोप लगा करके किस कदर उसको कस्टोडियल डेथ किया गया, पुलिस वालों ने मार दिया। ठीक है सर, ये सारे तो लेकिन वही आरोप हैं डॉक्टर अजीज खान, ये सारे वही आरोप हैं जो लगातार आपके नेता अलग-अलग मंचों से कहते हैं। लगा रहा हूं, अरे मेरी बात सुनिए, एक सेकंड सुनिए सर, मुझे सब मेहमानों के पास जाना है। एक सेकंड डॉक्टर अजीज खान, एक सेकंड सुन लीजिए। मैंने आपसे आंकड़ों पर जवाब मांगा था, उस पर आपने जवाब नहीं दिया और जो बातें आप कह रहे हैं वो हर डिबेट में आपके प्रवक्ता, हर मंच से आपके नेता चुनावी कैंपेन में यही बातें कर रहे हैं। मुझे जवाब आंकड़ों पर चाहिए था। लेकिन शाजिया इल्मी, सवाल यहां पर यह उठता है कि जो बातें, जो आरोप डॉक्टर अजीज खान अब आपकी सरकार पर लगा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, सच्चाई तो उनमें भी है उन आरोपों में, तो फिर किसकी कमीज किससे कितनी ज्यादा सफेद है ये कौन तय करेगा? जी तो मैं जी आपने आप मुझे उम्मीद है कि आप मुझे उतना ही मौका देंगी जितना आपने औरों को दिया। तो मैं बताऊं किसके लिए रेड अलर्ट है। रेड अलर्ट हो चुका है और रेड अलर्ट किन किन लोगों के लिए है। तो माफिया द्वारा जो अवैध ढंग से अर्जित 18,000 सही से लिख नहीं पाई हैं आप, 68 करोड़ से अधिक की संपत्तियां जो जब्त हुई हैं। नहीं बोलने दीजिए, नहीं आप चुप रहिए, आप घबराइए नहीं, क्योंकि आप काफी घबराएंगे और भाई साहब आपकी जो दिल की जो है धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो जाएंगी। तो ख्याल रखिए, पानी नहीं पीजिए, कुछ एस्पिरिन होगा खा लीजिएगा, क्योंकि दिक्कत हो सकती है। अभी और पढ़ रही हूँ जी। और वर्ष 2015 की तुलना में डकैती में 70%, लूट में 63% और हत्या में 23%, बलवा में 23%, रोड होल्डअप में 100%, अपहरण में 35%, सुनते जाइए आप, दहेज मृत्यु में 11% और बलात्कार के मामलों में 52% की कमी आई है। तो रेड अलर्ट जो था ये इन सब लोगों के लिए था, चल पड़ा है उनका रेड अलर्ट। सुनते रहिए लाल टोपी वाले, रेड अलर्ट वाले। और एक और बात मैं बता दूं, बहुत अफसोस होगा और शायद परेशानी भी होगी भाई साहब आपको। 150 अपराधी मुठभेड़ में मारे गए लोग, 3,251 अपराधी घायल और उसके साथ साथ गैंगस्टर एक्ट में 43,294 लोग अभियुक्त गिरफ्तार। और इसकी बातें भी छोड़िए, महिला की सुरक्षा के लिए, और मैं बता दूं एनसीआरबी के आंकड़े हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट 20वें नंबर पर है महिला के अपराधों के मामले में, डकैती में, फिरौती में। राजस्थान सबसे आगे है, सुन लीजिए। तो वो अलग बात है। खैर, मैंने आपको सोचा कि आप आंकड़ों से थोड़े परहेज करते हैं। ठीक है, थोड़ी एलर्जी आपको है, थोड़ी एलर्जी है, लेकिन आपकी एलर्जी दूर करूंगी। और एलर्जी होगी भी तब मैं कुछ आंकड़े बचा के रखिए शाजिया, कुछ आंकड़े बचा के रखिए। आगे मैं आपसे क्रॉस क्वेश्चन में कुछ आंकड़े और लूंगी, लेकिन एमएच खान साहब खत्म हुआ है, आपने ठीक है, आप आगे रखिएगा ना शाजिया। अभी 1 घंटे का कार्यक्रम है, अभी 1 घंटे का कार्यक्रम है, आगे आऊंगी मैं आपके पास, बाकी मेहमानों को भी शामिल करना है। डॉक्टर एमएच खान, आप इत्तेफाक रखते हैं प्रधानमंत्री ने जो लाल टोपी को विशेषण दिया उससे? मुझे शामिल ना कीजिएगा डॉक्टर एमएच खान, बता रही हूँ रेड अलर्ट किसके लिए है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? बलात्कारी है, अपहरण करता है, उनके बोलिए। मीनाक्षी जी, में जो आपने इंट्रोडक्शन दिया, जमुना एक्सप्रेसवे बनाया अखिलेश यादव ने, ये आपको जानकारी नहीं है। जमुना एक्सप्रेसवे बहन कुमारी मायावती जी ने बनाया है, इसको सुधार कर लीजिए। जमुना
जमुना एक्सप्रेस वे अखिलेश यादव जी ने नहीं बनाया है। एक्सप्रेस वे का चलन अगर शुरू नहीं किया बात तो आ गई। महेंद्र कुमार मायावती जी ने किया। अच्छा भाई, लाल टोपी को दिए विशेषण से इत्तेफाक रखते हैं सर आप? अब सवाल सुन लीजिए। अब देखिए, लाल टोपी, हरी टोपी और लुंगी, जालीदार टोपी, ये 3 शब्दों का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी पिछले 1 हफ्ते से करती चली आ रही है। लुंगी वालों से उन्होंने, डिप्टी सीएम ने कहा कि लुंगी वालों से और जाली टोपी वालों से निजात दिला दिया। तो क्या लुंगी योगी आदित्यनाथ जी पहनते हैं, उनसे निजात कब दिलाएंगे? लुंगी वो भी पहनते हैं। ये मैं इसलिए थोड़ा सा आपको बता रहा था कि ये जो बातें हो रही हैं सिर्फ इसलिए हो रही हैं कि कोई महंगाई पे बात न करे, कोई किसानों की हत्या पे बात न करे, कोई जो है पेट्रोल के दाम बढ़े उस पर बात ना करे, कोई जो डीजल के दाम बढ़े उस पर ना बात करे, कोई बलात्कार पे बात ना करे, कोई ये आंकड़ा खेल नहीं है। जमीनी हकीकत पे आइए तो समझ में आएगा कि आदमी कितना मजबूर हो चुका है। आदमी 2 रोटी खाने को मजबूर। ठीक है शाजिया, सबके आंकड़े चेक होंगे। आपने आंकड़े दिए, वो आंकड़े हमारे लाई डिटेक्टर टेस्ट में जा रहे हैं। शाजिया इंतजार करिए, एक एक करके सारे गेस्ट बोल दें। ठीक है, आप कंप्लीट करिए। और शाजिया इस वक्त लाई डिटेक्टर टेस्ट के दायरे में है। एमएच खान साहब बात कंप्लीट करिए। आपके बीच में मैं नहीं बोला, आप क्यों परेशान हो रही हैं? देखिए, ये कोई मुद्दा नहीं होता है कि लाल टोपी, भरोसा करिए दूसरे लोगों पर भी। सत्ताधारी दल से आप आई हैं, थोड़ा भरोसा करिए, थोड़ा भरोसा करिए, थोड़ा भरोसा करिए और एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखिए। लाई डिटेक्टर के दायरे में आपको ला रहे हैं तो आंकड़ों को चेक करके बताएंगे। जो आंकड़े आपने दिए हैं उन्हीं को चेक करके बताएंगे। तो आप लाई डिटेक्टर टेस्ट के दायरे में हैं। और एमएच खान साहब, आप तब तक अपनी बात कंप्लीट करिए। देखिए, मैं बाकी सवालों के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाना चाहता हूं और पैनल में जितने लोग बैठे हैं मैं उनका भी समर्थन चाहता हूं और आपका भी समर्थन चाहता हूं। अगर किसी के सीने में दर्द है गरीबों का, अगर दर्द है तो हाँ मेरा समर्थन करेगा, और दर्द नहीं है तो मैं मान लूंगा पैनल में किसी के पास दिल नहीं है। उत्तर प्रदेश कर्मचारी कल्याण निगम, इसमें 1000 कर्मचारी हैं जिनको 5 साल से 1 नया पैसा तनख्वाह नहीं मिला है। उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि शाजिया इल्मी जी जरा मुख्यमंत्री जी से बात करके उन कर्मचारियों को तनख्वाह तो दिलवा दीजिए, उनका परिवार फल फूल तो जाए। आप लंबी लंबी बातें ना करिए। जो लोग भुखमरी से किसी शिकार हो गए हैं, पूरी ठीक है, पता करूंगी और जानूंगी। ठीक है, आपका पॉइंट मैंने लिया सर। आसिम वकार जी, क्योंकि आज तक आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं लाल टोपी को जो विशेषण दिया गया, अखिलेश यादव के दौर की जो बातें आज प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच से गिनाई हैं, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? ठीक है, हो गया। एमएच खान साहब, आपकी बात हो गई, वकार साहब बोलेंगे। कर्मचारी कल्याण निगम के कर्मचारियों को तनख्वाह मिलती ठीक है, 5 साल से जब नहीं मिला है। आप बोलिए, विलक्षित जी बोलिए, आप ये कर्मचारी कल्याण निगम के 1000 कर्मचारियों। ठीक है सर, मैं आपको 1 सेकंड के लिए रोक रही हूँ। सर, आपको 1 सेकंड के लिए रोक रही हूँ। सर, आपको 1 सेकंड के लिए रोक रही हूँ क्योंकि शाजिया इल्मी को हमने लाई डिटेक्टर टेस्ट के दायरे में लाया था। सुन लीजिए, लाई डिटेक्टर टेस्ट में जो निकला है नतीजा मैं बता रही हूँ इस वक्त अपने दर्शकों को। शाजिया इल्मी ने कहा कि 18,000 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई, लेकिन फैक्ट ये है कि गैंगस्टर एक्ट के तहत 1900 करोड़ की संपत्ति जब्त और गिराई गई। तो अपने तथ्यों को जरा आप ठीक कर लीजिएगा शाजिया जी। पढ़ लिख के हमारी टीम पूरी आती है, पूरी तैयारी के साथ ये जो है यहाँ पर हमने फैक्ट चेक किया आपका। तो ये आंकड़ा जो आपने गिनाया था, ठीक है, आपने अपने पक्ष का एक आंकड़ा दिया, लेकिन आंकड़े का अमाउंट बहुत ज्यादा था। वो अमाउंट हमने करेक्ट करके आपको बता दिया, आप इसे क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा। 1900 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है। बिल्कुल इसका स्पष्टीकरण दूंगी। ठीक है, ठीक है। लाई डिटेक्टर टेस्ट में आपका ये दावा गलत पाया गया है, फैक्ट चेक मैंने कर दिया और करेक्शन यहाँ पर दे दी है। आसिम वकार साहब, आपके ओपनिंग रिमार्क्स, फिर मैं बहस को आगे बढ़ाऊंगी। नहीं, आपके क्या आंकड़े 19 करोड़ है? 1900 करोड़ कहा मैंने। नहीं, आपके क्या आंकड़े? आसिम वकार जी बोलिए। हाँ, तो मैं 1800 करोड़ कह रही हूँ मैडम। आपने 18,000 करोड़ कहा था शाजिया इल्मी, ध्यान से सुनेंगी तो बात समझ पाएंगी। आपने आंकड़ा 18,000 करोड़ कहा था, मैंने आपको करेक्शन दिया। चलिए ठीक है, तो वो मेरी गलती थी। 18 वो मेरी गलती थी, मेरा कहने का मतलब था 1800। आपने ठीक है करेक्शन कर लिया, कोर्स करेक्शन कर लिया। 1900 करोड़ का सत्ताधारी दल के लिए यही जरूरी है कि कोर्स करेक्शन कर लें। ठीक है, आसिम वकार जी आपके आंकड़े सही हैं, आपके आंकड़े सही हैं। मैडम मैं ठीक है, मैं दूसरे मेहमान जो है उनसे भी लेना चाहती हूँ, प्लीज। आसिम वकार जी बोलिए। 48 करोड़ में कहना चाह रही थी, आप सही हैं। आसिम वकार जी प्लीज बोलिए।
मैं मानती हूँ इस बात को। ये मैडम बहुत अच्छा प्रोग्राम है और सबसे बढ़िया सिस्टम लगा मुझे कि जो आप लाई डिटेक्टर टेस्ट लेके आएंगी ना, जो झूठ बोलेगा पकड़ा जाएगा। बहुत बढ़िया चीज। शुक्रिया। अब मैं भी कुछ बोलने जा रहा हूं और आपसे गुजारिश ये है कि मेरे सारे झूठ पकड़िएगा और अगर मैं सच बोल रहा हूं तो सब बताइएगा। देखिए, मोदी जी ने कहा था कि 35 रुपए में पेट्रोल बिकेगा, बिक रहा है। मोदी जी ने कहा था और रामदेव ने कहा था कि अगर बीजेपी सरकार बनेगी तो 350 की गैस मिलेगी, मिल रही है। मोदी जी ने कहा था कि बुलेट ट्रेन चलाएंगे, 7 चल रही हैं, 8 चल रही हैं, रोज डेली चल रही हैं। मोदी जी ने कहा था 10 सर लेकर आएंगे, हर हफ्ते में 20-20 सर लाए जा रहे हैं। मोदी जी ने कहा था कोटो बनाएंगे, टोक्यो बन गया, जापान ही बन गया, बीजिंग में बन गया। मोदी जी ने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे, 200 बन गए। और महंगाई तो है ही नहीं। मोदी जी ने कहा था कि मेक इन इंडिया का शेयर जो है वो हम लोग अपने प्रोडक्ट बनाएंगे, लड़ाकू जहाज, और विदेश में बेचेंगे। आपको पता है हमारे यहाँ रोज जो प्रोडक्शन हो रहा है वो 100 लड़ाकू जहाजों का हो रहा है मेक इन इंडिया के तहत, और सब अमेरिका को बेचे जा रहे हैं। अब अमेरिका हमसे जहाज ले रहा है। चलिए लाई डिटेक्टर टेस्ट पे डालिए जरा था, बताइए मैं सच बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ। आपने लिखा लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया जो मैंने आपसे पूछा। मैडम, मैंने आपको कहा, मैंने आपको ये पूछा सर कि लाल टोपी पर आज जो टिप्पणियां की गई, मोदी जी ने सब वादे किए थे सर, मैंने आपसे ये पूछा कि लाल टोपी को लेकर जो आज विशेषण दिए गए, अरे मैडम, आप एक मुख्य दल हैं, यूपी में चुनावी लड़ाई में उतर रहे हैं, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं? इस पर मैं अलग से एक स्पेशल शो कर लूंगी सर, इसकी चिंता मत करिए आप। इस पर तो अलग से स्पेशल शो कर लूंगी, शाजिया जी से सवाल भी पूछ लूंगी, रवि किशन भी पैनल पर आने वाले हैं, आपके सवाल लेके उनके पास जाऊंगी। पर आप तो मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। जितने काम कहे थे सब गिना दिए, पर आप तो मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। बताइए मैं झूठ बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ? अरे सर, आप तो मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आप उस विशेषण से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं? उस पर डाल दीजिए जरा, वो झूठ पकड़ने वाली मशीन पे मेरा बात। चले ठीक है शाजिया जी, पहले डालिए आप झूठ पकड़ने वाली मशीन पे मेरी बात डालिए शाजिया जी, और बताइए कि मोदी जी कर रहे हैं सर, कर रहे हैं मशीन। तो ये मजाक कर रहे हैं। आसिम वकार जी, कॉमेडी सूझ रही है। आपके तमाम आरोप आपने जो बताया वो डाल दिए फैक्ट चेक पर, रिपोर्ट देंगे आपको। अच्छा, मैं बता शाजिया इल्मी, अब मैं आपके सामने एक और फैक्ट चेक यहाँ पर रखना चाहती हूँ। आपने जो डेटा गिनाया, एक सेकेंड प्लीज, आप मुझे चेक कीजिए। आपने मुझे चेक किया, एक सेकेंड से 1848 को 18,000 बोला, वो मेरी गलती थी जो मैंने अभी। शाजिया जी, अब दूसरी गलती गिना रही हूँ। शाजिया इल्मी, दूसरी गलती बता रही हूँ। महिलाओं को लेकर जो आपने डेटा दिया, एनसीआरबी का 2020 का आंकड़ा ये कहता है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन उत्तर प्रदेश जो है लिस्ट में अव्वल था मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस के साथ, और ऐसे केसेस उसके बाद वेस्ट बंगाल में थे दूसरे नंबर पर। 2020 का ये आंकड़ा है। तो उसमें भी जो आपने उत्तर प्रदेश की तस्वीर जो देश के सामने रखी, वो तस्वीर आंकड़ों के लिहाज से ठीक नहीं थी। तो लाई डिटेक्टर टेस्ट में शाजिया जी ये आंकड़ा भी आपका जो है वो गलत साबित हुआ है। अब मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि ये दो बातें जो सामने आई, आप जब अपनी सरकार की उपलब्धियां और विकास योजनाएं शाजिया इल्मी गिना रही हैं, तो बड़ा सवाल ये है कि इन विकास योजनाओं से अलग क्यों जरूरत पड़ती है नेताओं को कि ऐसे मुद्दे वो मंच से लेकर आते हैं जहां पर अब्बाजान का जिक्र होता है, जहां पर जिन्ना का जिक्र होता है? क्यों जरूरत पड़ती है इन विशेषणों की? एक बात को माना है, नहीं, मैं बता रही हूँ आपको। अब मुझे भी मौका दीजिए मैडम, आगे बढ़ाइए मीनाक्षी जी, बहुत मुद्दे हैं। शाजिया इल्मी, मुझे लगता है, बता रही हूँ, एक सेकेंड, ये सवाल ठीक है, मुझे लग रहा है कि आप शायद सवाल का जवाब देने में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर आप, मैंने फैक्ट चेक करके आपको दो गलतियां आपकी बता दी हैं, लेकिन शेखर अय्यर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। शेखर अय्यर जी, ये सवाल प्लीज शाजिया, मुझे आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा क्योंकि डिबेट में मेरे पास जितना समय बचा है मुझे सारे मेहमानों को शामिल करना है। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, टू द पॉइंट आंसर दीजिए प्लीज। मेरा सवाल शेखर अय्यर जी से है। शेखर अय्यर जी, जहां पर हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी अपने तमाम विकास योजनाओं का उदाहरण देती है और ये कह रही है कि हम विकास पर आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर क्यों बड़े नेताओं को जरूरत पड़ती है मंच से अब्बाजान, जिन्ना या फिर काशी के बाद अब बारी मथुरा की है इस तरह के बयान देने की? देखिए, ये योगी जी का स्टेटमेंट मीनाक्षी जी, शाजिया जी का ऑडियो थोड़ी देर के लिए प्लीज डाउन करिए, जब मैं सवाल लेके जाऊंगी तब बोलेंगे। बोलिए शेखर अय्यर जी। मीनाक्षी जी, हकीकत यह है, नहीं मैडम, आपने धोखा कर दिया मेरे चुनाव में विकास मुद्दा हो सकता है, लेकिन कोई भी पार्टी धोखा कर दिया आप लोगों ने मेरे कभी साथ। जीता नहीं। ये तो धोखा है, राज्य चुनाव हो या राष्ट्रीय चुनाव हो,
इसीलिए आप देख रहे हैं तो कि गलत बात जो है। बातें तो की जा रही मशीन है, ही खराब हो गई, जैसे झूठ आपने बोलने जिक्र वाली। किया जिन्ना हो या टोपी सारे हो लोग या जो भी हार्टलेस हो, हैं। देखिए सवाल ये है, आज जो प्रधानमंत्री ने जिस तरह लाल टोपी की बात छेड़ा है, उसमें बड़ा क्लियर एक वोटर के सामने दो विकल्प की सामने रखने की कोशिश की है। एक है कि जो 5 साल योगी सरकार की जो भी परफॉर्मेंस रही हो, उसको कंपेयर करने के लिए वोटर के सामने उन्होंने कहा है कि भाई उससे पहले जो था 2012 से लेकर 17 तक जो भी अखिलेश यादव की उपलब्धियां हो या नेगेटिव जो भी चीजें हो, ताकि वोटर के सामने एक विकल्प सामने आ जाए। और क्योंकि ये जरूरत पड़ता है कि वोटर को ये भी याद दिलवाना पड़ता है कि अगर शासन अच्छा था 2012 से 17 तक, तब अखिलेश यादव को जीतना था 2017 चुनाव, लेकिन जीते नहीं है। लेकिन वही सवाल आज योगी के सामने है, अगर 2017 से लेकर अगर 2022 तक उनकी गवर्नमेंट परफॉर्म की है, आंकड़े कुछ भी हो, आंकड़े को लेकर बड़े बहस हो सकते हैं, लेकिन अगर परफॉर्मेंस हुई है तो फिर मैंडेट बिल मिलनी चाहिए। अगर मैंडेट की अगर दिक्कत है तो फिर वही बात आएगी कि परफॉर्मेंस हुई कि नहीं हुई, क्योंकि वोटर के सामने विकल्प बड़ा क्लियर है क्या मेरी आवाज बंद कि हो ये गई? जो अगर 5 नहीं तो साल इस तरह में जो बहस की चीजें वो छोड़ इंप्रूव दूंगा। हुई है या जो चीजें बिगड़ी है, आ रही हूँ वकार साहब। ये वोटर तय होती है करेगा। कि आप मुझे अपने हिसाब लगता से है चलाएंगे कि डिबेट। आज प्राइम मिनिस्टर नहीं, आप- फुट पे जाके वोटर के सामने एक एजेंडा ऐसी रख रहे हैं जहां पे वोटर के सामने बड़ा विकल्प क्लियर है, तो जो चुनना है उनको चुनना है, और उसकी कॉन्सिक्वेंसेस भी बता दिया आज प्रधानमंत्री ने। मुझे लगता है इस बार बीजेपी की जो एग्रेसिव कैंपेन को जो मूड आज प्राइम मिनिस्टर ने सेट किया है। मीनाक्षी जी, ठीक है, ये सवाल मैं अब आपके पास डॉक्टर अजीज खान लेकर आ रही हूँ। हमारे पास जो सवाल है ऑडियंस से आए हैं। शिशिर भालचंद्र घाट पांडे भोपाल मध्य प्रदेश से ये सवाल भेज रहे हैं। सर मैं आ रही हूँ, आसिम वकार साहब मैं आ रही हूँ आपके पास ना, आपने जो बातें बोली है उसी पर आपके कहे हुए मुद्दे पर ही बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। एक एक करके मैं जवाब ले लूं सबसे, अगर सब एक साथ बोलेंगे तो कोई किसी के विमर्श को समझ नहीं पाएगा। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। शिशिर भालचंद्र घाट पांडे भोपाल मध्य प्रदेश से ये सवाल उन्होंने भेजा है। अजीज खान साहब आपके लिए सवाल भेजा है। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में भाजपा वर्सेस संपूर्ण विपक्ष का माहौल बन गया है, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश की बात करें तो क्या कांग्रेस, सपा, बसपा, आरएलडी, एआईएमआईएम किसी में दम नहीं जो मोदी योगी के विकास कार्यों के दावे को सामने रखकर चुनाव लड़ सके? ये सवाल आपके लिए भेजा है। जी 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 मीनाक्षी, नहीं बड़ा विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश में, तो विकास की गंगा बह गई है। आप देख रही हैं ना, और सही कह रही हैं आप भी कह रही हैं और वो जो साथ सज्जन पूछ रहे हैं वो भी कह रहे हैं। तब आप देखिए ना, बुलेट ट्रेन चल गया कहां? मोदी जी के लोकसभा में। ठीक है, बुलेट ट्रेन चल गया कहां? योगी जी के गृह जनपद में। जब वहां बुलेट ट्रेन चल गया तो पूरे देश में चलने में क्या रहा? पूरे देश में भी चल जाएगा। अरे आप समझिए, बुलेट ट्रेन का वादा किया था, मेट्रो नहीं चला पाए। शाजिया मैं आ रही हूँ आपके पास। सुनिए ना, मैं आ रही हूँ शाजिया आपके पास। अरे विकास की भाई, ये तो साजिया जी बहुत डिस्टर्ब करती है, इनको रोकिए आप, ये तरीका इनका नहीं है। देखिए विकास की, देखिए वादा क्या क्या किया था। 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 75 नए मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, 70 लाख। आप विकास के आधार पर चुनौती नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन वही तो दर्शक आपसे सवाल पूछ रहा है सर, वही तो सवाल मैं पूछ कह रहा रहा है। हूं ना, वही दर्शक की बात तो बता रहा हूं। विकास तो फिर ये जो इस समय चुनावी मैदान में जिस तरह की बयानबाजी नेताओं की आ रही है वो क्यों आ रही है, यही तो सवाल है। जो सवाल किया था ठीक है, एनसीआरबी के आंकड़े के, इसको जरा लाइव डिटेक्टर चेक करिए आप, लाइव डिटेक्टर से सुनिए। शाजिया रिस्पॉन्ड करिए। रिपोर्ट 2013। ठीक है, आपके सवाल का शाजिया जवाब देंगी। शाजिया वो कह रही हैं कि आपकी तमाम विकास योजनाएं जो हैं, जो भी आप वादे करते हैं, सवाल का जवाब नहीं दूंगी। मुझे मौका नहीं, आप चुप रहिए, बिल्कुल चुप रहिए आप मीनाक्षी जी, नहीं बिल्कुल चुप रहिए, मैं कुछ और कहना चाह रही हूँ। आप मीनाक्षी जी बिल्कुल चुप रहिए, जो मैं कुछ और कहना चाह रही हूँ। मैं बोल कर रही हूँ, आपके जो विपक्ष के वहाँ पे नेता बैठे हैं वो जवाब दे रहे हैं आपको। नहीं, आप कोई और बोल रहा है, मुझे कुछ और कहना है मुझे। आप किसी और को चुप कराइए, आप बचने की कोशिश ना कीजिए। मैंने अभी भी कहा था कि आपने कहा था महिलाओं की स्थिति और खराब हुई है। अजीज खान सुन लीजिए, महिलाओं की स्थिति, और आप जानबूझ के किसी और को बुलवा रही है ताकि आपकी सच्चाई सामने ना आए। चलिए उसके बाद आपने कंप्लीट किया ना अजीज खान जी, अब दूसरे गेस्ट को बोलने दीजिए ना, बाकी एक करके सबसे मुझे लेने हैं। ठीक है, बोलिए अजीज खान। लेकिन मैं तो अजीज खान एक सेकंड रुक जाइए प्लीज। मीनाक्षी जी प्लीज देखिए, सर आप प्लीज एक सेकंड रुक जाइए ना, मैं आपने पूरी अपनी बात कही ना, मैंने उसका क्रक्स ले लिया आपकी बात का ना, आप दूसरे गेस्ट से भी मैं जवाब दूंगी। एनसीआरबी का आंकड़ा नहीं दिया मैंने, रोकिए इनको। हाँ। आप उस समय कोट कर दिया ना एनसीआरबी का आंकड़ा, अब उससे आगे तो बढ़ेंगे। नहीं, हमने नहीं एनसीआरबी। आसिम वकार और रमेश खान साहब भी वेट कर रहे हैं ना, बोलिए शाजिया। आप मुझे बोलने दें।
शाजिया बोलिए। अच्छा, तो मीनाक्षी जी आपने क्या किया? शाजिया अलमी जवाब देना नहीं चाह रही है। मैंने कहा मुझे 1 मिनट का वक्त दीजिए, मैं ढूंढ रही हूँ। तो ये 17 सितंबर 2021 का इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया दोनों का आंकड़ा है। ये स्टेटमेंट सरकार, यूपी सरकार की तरफ से इशू हुआ है। 9.7% डिक्लाइन हुआ है रेप के मामलों में सिर्फ 2019 से। और नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने कहा है कि बीजेपी की सरकार के दौरान सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखा गया है, ना सिर्फ औरतों के क्राइम्स के अगेंस्ट बल्कि मर्डर, लूट और डकैती में। और ये जो है 10% से भी ज्यादा बड़ा है। और इसमें आप नेशनल एवरेज जो 13% पूरे देश भर में है, वो यूपी में सिर्फ 9% है। और राजस्थान, एक मिनट चुप रहिएगा, आपको चुप रहना पड़ेगा क्योंकि आपने पहले बोलने नहीं दिया। चुप रहिए और सुनिए। राजस्थान दूसरे नंबर पर है, जबकि राजस्थान बहुत छोटा स्टेट है। यूपी सबसे बड़ा स्टेट है और यूपी का आंकड़ा 9% है, जबकि नेशनल एवरेज 13% है, यानी कि 10% कम हुआ है आने से। तो ये आपको मैं, ये नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े हैं जो आप कह रही थी, ये आंकड़े गलत है और आप गलत कह रही हैं। तो इसके लिए आप स्पष्टीकरण इस बात का मैं कर रही हूँ और आप कहिए कि आपके लाई डिटेक्टर के हिसाब से आपका झूठ सामने आया और मेरा सच सामने आया। अब आप बोल सकती हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे मौका देने के लिए। शाजिया जी 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड रुकिए। दिक्कत ये होती है कि जब हम दूसरे इंसान को सुनते नहीं हैं, दिक्कत ये होती है। शाजिया अलमी आप सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए शाजिया जी, शाजिया आप सुन लीजिए प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ ना, पूरा देश देख रहा है इस वक्त। दिक्कत ये होती है जब हम दूसरे इंसान को खुले मन से सुनते नहीं हैं, हम सिर्फ वो कहना चाहते हैं जो हमें कहना है, तो हम बहुत सी अहम बातें मिस कर जाते हैं। मैंने आपको एनसीआरबी का डेटा दिया, मैंने आपको एनसीआरबी, देखिए शाजी आप अभी भी नहीं सुन रही हैं, आप फिर मुख्य बिंदु को स्किप कर देंगी। और मुझे अफसोस हो रहा है ये देखकर, मुझे अफसोस हो रहा है कि आप खुद एक जर्नलिस्ट रह चुकी हैं, आप खुद एक एंकर रह चुकी हैं, और उसके बावजूद भी आप जो बिंदु दिए जा रहे हैं उस पर आपका कोई फोकस नहीं है, कोई फोकस नहीं है। एम्बैरेस कर सकती हूँ मैं, बताऊँ आपको शाजिया जी, मैं अपने किसी मेहमान को यहाँ ना तो एम्बैरेस करने के मकसद से बुला रही हूँ, तथ्य अगर आप सुनना चाहती हैं। 1 सेकंड, ठीक है, आप प्लीज शाजिया जी को ऑडियो जरा डाउन करिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों तक सही इंफॉर्मेशन जाए। शाजिया जी आप मिसलीड कर रही हैं दर्शकों को, तो मैं इस इंफॉर्मेशन को अभी इस वक्त करेक्ट कर रही हूँ। एनसीआरबी का आप 2017 का डेटा बता रही हैं, मैंने एनसीआरबी का साल 2020 का डेटा दिया, साल 2020 का डेटा दिया क्राइम अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के खिलाफ अपराध का डेटा दिया, जिसमें उत्तर प्रदेश की जो स्थिति थी वो आपके सामने रखी। अब डिबेट छोड़कर भागने की जो ये कोशिश है शाजिया इल्मी, इसका मतलब ये है कि आप तथ्य नहीं सुन पाई, आप तथ्य को नहीं समझ पाई। बेहतर है इस फैसले को अपने दर्शकों के पास हम छोड़ते हैं कि वो इसको चेक करें। और रही बात शाजिया इल्मी, कॉपी एनसीआरबी के इस डेटा की मैं आप तक पहुंचा दूंगी, लेकिन बड़ा सवाल यहां से ये उठता है कि जब बात आंकड़ों की हो रही है, जब बात ये हो रही है कि किसकी सरकार में क्या प्रदर्शन रहा जनता की बेहतरी के लिए और अपराधों की क्या तस्वीर रही, तो फिर ऐसे में अंत में चुनावी मंच से वो मुद्दे क्यों उठाए जाते हैं जहां पर ध्रुवीकरण की कोशिश होती है, जहां पर सांप्रदायिक तनाव फैलाने जैसे प्रयास दिखाई देते हैं, और इसमें कोई राजनीतिक दल पीछे नहीं दिखाई देता। क्यों अंत में चुनाव से पहले इन्हीं बिंदुओं पर आकर बहस थम जाती है? और यह सवाल लेकर मैं अपने बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। आसिम वकार साहब। मीनाक्षी जी मेरे पास मैडम, पिछली बार आपने जो झूठ की मशीन थी उसमें मेरी बातें नहीं डाली, और मैं सबसे गुजारिश कर रहा हूं, मैं किसी के बीच में बोलता नहीं हूं, मेरी बात सुनी जाए। सर आप विपक्ष के नेता के तौर पर यहाँ मौजूद हैं, दूसरी बात मैडम, आपने जो बिंदु रखे, सर देखिए डिबेट यहाँ पर ना लाई डिटेक्टर टेस्ट पर आधारित डिबेट नहीं है, डिबेट यहाँ पर मुद्दे पर हो रही है ना सर, मुद्दे पर हो रही है ना। थैंक यू वेरी मच। जब मुद्दे पर कोई झूठ बोलता है, जब शाजिया ने गलत तथ्य दिया तो हमने उनका लाई डिटेक्टर टेस्ट किया ना। आप ये चाह रहे हैं कि जो आप बोल रहे हैं हम उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट करें, तो सर मैं जिस मुद्दे पर आपसे बात कर रही हूँ आप उस पर जवाब दीजिए ना। बड़ी तस्वीर की बात करते हैं, बड़ी तस्वीर ये है कि चुनाव में हमेशा लोगों की भावनाओं को भड़काने वाले मुद्दे क्यों हाईलाइट किए जाते हैं, मैं इस पर सवाल पूछ रही हूँ। सर खुलकर रखिए अपनी राय। देखिए लुंगी की बात आई, लुंगी की बात मोदी जी ने कही। अब एक बात और बोल रहा हूं, वेंकैया नायडू जी जो लुंगी पहनते हैं उसको साउथ में रेंगलर की जीन्स कहते हैं, वो लुंगी नहीं है, रेंगलर की जीन्स है। करिए टेस्ट इसका।
भाखड़ा नांगल बांध मोदी जी ने बनाया, लखनऊ और जयपुर का एयरपोर्ट मोदी जी ने अपने पैसे से बनाया था, जिसको दिल चाहे बेचे। चेक करिए, ये मैं बोल रहा हूं आपसे। टिहरी बांध मोदी जी ने बनाया, लाल किला बेच दिया गया, किराए पे दे दिया गया, वो मोदी जी ने बनाया। करिए, टेस्ट कीजिए, जरा झूठ की मशीन में मेरी बातें डालिए और टेस्ट कीजिए। और देश की आजादी में, देश की आजादी जो मिली है वो सिर्फ मोदी जी की वजह से मिली और योगी जी की वजह से मिली है, उसमें किसी का कोई योगदान नहीं है। जरा टेस्ट कीजिए, ठीक है, इसी पर हैरानी है सर, मशीन आपकी, उसमें डालिए मेरी बात, इसी पर हैरानी है सर। मैं बार बार एक बड़ी तस्वीर की बात कर रही हूँ, डिबेट को एक निष्कर्ष पर ले जाने की बात कर रही हूँ, लेकिन जो तस्वीर यहाँ पर है कि आप भी एक संकीर्ण मानसिकता के साथ सिर्फ एक जगह पर फोकस्ड हो गए हैं। बड़ी तस्वीर पर आप बात नहीं करना चाहते, आप सिर्फ एक जगह पर फोकस्ड हो गए हैं। एमएच खान साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ, ठीक है? अजीज खान जी, आप ठीक है, आप रखिए अपना पॉइंट रखिए, फिर मैं शेखर अय्यर जी के पास जाऊंगी। हमारी मानसिकता मुझे मौका दे दे प्लीज। और वो जो आपकी बहन कहती है कि भीख में आजादी मिली, वो ब्रॉड मानसिकता है। वो जो कह रही है ना भीख में आजादी मिली, वो ब्रॉड मानसिकता है। मीनाक्षी जी, मुझे मौका, मीनाक्षी जी, मैं आपके पास ही आ रही हूँ डॉक्टर अजीज खान। आसिम बकार जी, बड़ी इज्जत और बड़े सम्मान के साथ आपको यहाँ पर बुलाया है, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट की उम्मीद मैं आपसे करूंगी आसिम बकार। नहीं, मेरी बात सुनिए, बट एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट की उम्मीद मैं आपसे करूंगी, ठीक है? और जो ये रिश्तेदारी आप यहाँ निभाने के लिए बैठे हैं, कौन किसका भाई, कौन किसकी बहन, ये सब मुझे मत सिखाइए आप यहाँ पर। आसिम बकार, सुनिए मेरी बात, क्योंकि अगर मैं आपको सिखाने पर आ जाऊंगी तो फिर ऐसी बहुत सी बातें निकलेंगी जो सुनकर आप डिबेट छोड़कर भाग जाएंगे। तो अगर आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ करिए। मैंने बड़े रिस्पेक्टफुली, सम्मान से आपके साथ सवाल पूछा है, उस सम्मान के साथ मुझे जवाब दीजिए। हम अच्छी भाषा में भी, अच्छे संदर्भों में भी बात कर सकते हैं, खासतौर पर तब जबकि पूरा देश में लोग बैठ के टेलीविजन पर हमको सुनते हैं। हमें मर्यादा को लांघने की जरूरत हमें नहीं है आसिम बकार जी। अगर मैं आपके पास नेक्स्ट टाइम आऊंगी, आप ठीक है, मैं आपके पास नेक्स्ट टाइम आऊंगी, बाकी गेस्ट बोलेंगे आप। डॉक्टर अजीज खान, कंप्लीट करिए। नाम जाके जीना लगाया हो, बोलिए डॉक्टर अजीज खान। लगाया हो तो बताइए मुझे, आप किसका अपमान कर दिया मैंने? आप डिबेट को रिवाइंड करके देखिएगा और समझ लीजिएगा, मुझे इस बात को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल, मैं इस बात पर और समय बर्बाद नहीं करूंगी, मेरे दर्शकों का समय बहुत अहम है, ठीक है? डॉक्टर अजीज खान, आप कंप्लीट करिए। बस एक मिनट, बस हम कहना चाह रहे थे, अभी साजिया इल्मी जी बात रख रही थी, मैं एनसीआरबी का रिपोर्ट रखना चाह रहा था मैम, कि क्राइम रिपोर्ट, जो एनसीआरबी का रिपोर्ट है उसमें देखें 2013 और 2019 के बीच का रिपोर्ट। 2013 में क्राइम रेट था 215.7 प्रति लाख और 2019 में ये हो गया 241.2 प्रति लाख, 10.5% ये बढ़ गया क्राइम रेट। महिलाओं के खिलाफ जो उत्पीड़न है वो 23.7% की बढ़ोतरी हुई है। आप देखिए, कहिए तो उसका आंकड़ा भी दे दें। महिलाओं के इज्जत से हमला पर जो केसेस, जो उसका परसेंट बढ़ा है वो 19.9% बढ़ा है। एससी और एसटी के खिलाफ जो उत्पीड़न है वो 14.7% बढ़ा है। ये एनसीआरबी का आंकड़ा है, कहिए तो इसका डिटेल पूरा मैं आपके पास भेज दूं। मैं कहना चाहता हूं, माननीय मोदी जी ने जितने स्कीम लॉन्च किए हैं, उन स्कीमों में आप देखें लगातार उन स्कीमों में बहुत सारे कंप्लेन आ रहे हैं। आप देखिए 1,86,000 कंप्लेन तो इनके वेबसाइट पे पड़ा हुआ है। डॉक्टर अजीज खान, मुझे ये बताइए, अगर ऐसा है तो फिर 2017 में आपको टाटा बाय बाय क्यों कर दिया जनता ने? आपको इन्होंने गुमराह कर दिया, आपको क्यों रवाना कर दिया जनता ने? अगर सब कुछ इतना अच्छा था तो क्यों रवाना कर दिया? जनता अपने आप को बहुत ठगा महसूस कर रही है। जनता को धोखा दे करके वोट दिया गया है। ठीक है, इस समय हमारे साथ सांसद रवि किशन जी जुड़ गए हैं बातचीत में। गोरखपुर से सांसद हैं आप। रवि किशन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे पैनल पर। और जो बहस यहाँ पर चल रही थी, जो चर्चा यहाँ पर चल रही थी, उसमें मुख्य तौर पर जो अभी तक एक बात रवि किशन जी उभर कर आई है वो ये कि जब विकास 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 इसकी बात बीजेपी के बड़े नेता कर रहे हैं, मंचों से ऐलान कर रहे हैं, तो फिर विकास की ये बात अब्बाजान, जिन्ना, अब बारी है मथुरा की, इन मुद्दों पर आकर क्यों अटक जाती है? देखिए, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते, बट मैं इतना कहना चाहता हूँ, ये शुरुआत किसने की? जिन्ना साहब को कब्र से किसने बाहर निकाला? तो ये शुरुआत तुष्टीकरण की राजनीति 70 साल से होती आ रही है।
तब किसी ने इस पर दोष नहीं किया, किसी ने आरोप प्रत्यारोप नहीं किए। यही तो होता रहा है इस देश में। तुष्टीकरण की राजनीति, इसको बीज किसने दिया, इसका इतना बड़ा वटवृक्ष किसने बनाया? उसी पर उनकी राजनीति, उसी पर उनकी सरकार चलती रही। भारतीय जनता पार्टी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। अगर एक हिंदू भाई को अगर अनाज मिल रहा है तो मुसलमान भाई को भी मिल रहा है। अगर प्रधानमंत्री जी का मकान हिंदू भाई को मिल रहा है तो मुसलमान को भी मिल रहा है, ब्राह्मण को भी मिल रहा है, दलित को भी मिल रहा है, राजभर को मिल रहा है, निषाद समाज को मिल रहा है, कुर्मी को भी मिल रहा है। हर बिरादरी को, अगड़ा पिछड़ा सबको मिल रहा है। ये होती है राजनीति, ये होते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच, पूज्य महाराज जी की सोच। अगर मकान, सड़क जा रही है तो मस्जिद की तरफ भी बन के जा रही है, मंदिर की तरफ भी जा रही है, बिजली जा रही है तो मंदिर को भी मिल रही है, मस्जिद को भी मिल रही है। 80 करोड़ जनता को, हर बिरादरी को, हर समुदाय को, हर जात को, 80 करोड़ की आबादी को जो अनाज मिल रहा है पिछले 17-18 महीने से, 80 करोड़ आबादी को, वो हर समुदाय को मिल रहा है। मैं चूंकि देहात का लड़का हूं, गांव का लड़का हूं, गांव देहात के परिवेश से परिचित हूं, खांटी हूं। आज सुबह मैं गोरखपुर था, इतने दिन से वहां डेरा डाला था। प्रधानमंत्री जी के आगमन की सारी तैयारियां थी। जमीनी सच्चाइयों से हम लोग जमीन के लड़के हैं, जमीन से निकल कर आए हैं, जमीनी सिनेमा बना के यहां पहुंचे। तो सारी सच्चाइयां हम लोग प्रैक्टिकली जानते हैं। बैठकर डिबेट पर बातें, वो एक अलग है, चुनाव आ रहा है, शब्दावली, ये तमाम बातें, ये तमाम, लेकिन जो जमीन की सच्चाई है। रवि किशन जी, जो ये तमाम मुद्दे आपने गिनाए कि जनता के लिए ये काम हुआ है, ये सब कुछ पहुंचाया गया है, जमीन तक काम हुआ है, तो फिर मंच से लाल टोपी को लेकर तमाम विशेषण गिनाने की क्या जरूरत है? लाल टोपी को लेकर लोगों को डराने की क्या जरूरत है? काम बोलेगा? बिल्कुल। देखिए अब नो लिसन, परसों एक वीडियो वायरल हुआ था, आप गौर करिएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ऐसे नहीं बोलते। उसमें एक ईमानदार, कर्मठ, ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर को जो ड्यूटी कर रहा है, समाजवादी पार्टी का पूरा एक ग्रुप मिलके उसको सर से टक्कर मार रहे हैं, पुश कर रहे हैं, उनके कपड़े फाड़ रहे हैं, उनको बेइज्जत कर रहे हैं। कानून व्यवस्था को बेइज्जत करना, पुलिस ऑफिसर को बेइज्जत करना ऑन ड्यूटी। और अभी तो सरकार कोसों हजारों करोड़ों मील दूर बनने तक की नहीं है। न लोग सपने में सोच रहे हैं कि समाजवादी पार्टी या बसपा या सपा या कांग्रेस कोई आएगी सरकार में, क्योंकि विकास की गंगा को कोई रोकना नहीं चाहता। प्रधानमंत्री जी ने वो वीडियो देखा बिकॉज वो पूरे देश में वायरल हो रहा है कि कैसे एक टक्कर मारते हुए वर्दीधारी को, लाल टोपी पहने हुए एक समूह, एक पूरा, और वो अकेला बेचारा वाहिद ऑफिसर था। वो बहुत दुखद रहा। कानून व्यवस्था से विश्वास उठता यही होता आया, क्योंकि यही हम लोग लेकिन ऐसे तो बीजेपी के भी कई नेता हैं सर जो कैमरे पर पाए गए हैं और सरकारी मुलाजिमों के काम में रोड़ा अटकाते हुए पाए गए। ऐसे बीजेपी के भी कई नेता हैं सर। देखिए, मैं गांव का, जौनपुर का एक लड़का हूं और मैंने गांव में गुंडई देखी है, हत्याएं देखी हैं, मैंने गोरखपुर में देखी है। जब मैं शूटिंग करने जाता था, जिले गांव मैंने उत्तर प्रदेश का छान मारा है। भोजपुरी सिनेमा के दौरान या हिंदी सिनेमा के दौरान हमसे कुछ चीजें छिपी नहीं है। हम लोग उसी पे सिनेमा बनाते थे जो तथ्य या कहानियां वहां की मिलती थी। अखबारों की सुर्खियों पे हम लोग सिनेमा की कहानियां बनाते थे। तब का उत्तर प्रदेश और आज का उत्तर प्रदेश, 2014 का पहले का उत्तर प्रदेश भारत या 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश में आप स्वयं जमीन आसमान का फर्क पाएंगी। यही सच्चाई है, आप बता रहे हैं कि जमीन आसमान का फर्क है। आपसे कह रहा हूं, यही सत्यता है कि आज माँ बहन बेटी सुरक्षित। ठीक है रवि किशन जी, क्योंकि आज जब प्रधानमंत्री ने स्पीच में जिन बातों का जिक्र किया उसमें लाल टोपी को लेकर रेड अलर्ट की बात की, और इसी रेड अलर्ट पर अखिलेश यादव ने जवाब दिया है, पलटवार दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के लिए रेड अलर्ट है महंगाई का, बेरोजगारी का, किसान मजदूर की बदहाली का, हाथरस, लखीमपुर, महिला व युवा उत्पीड़न का, बर्बाद शिक्षा, व्यापार व स्वास्थ्य का, और लाल टोपी का, क्योंकि इस बार भाजपा को सत्ता से बाहर करेंगे, 22 में बदलाव करेंगे। देखिए, आज जो लाखों की फिर भीड़ को आपको देखना चाहिए था। क्योंकि मैं मंच का संचालन कर रहा था, मैं स्वयं वहां था।
आप लोगों ने देखा होगा वो जो मोहब्बत, जो प्यार, जो सच्चाई यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए, जिन्होंने उनके घर में चूल्हा पहुंचाया, मकान दिया, शौचालय दिया, 6,000 रुपया किसान के खाते में दिया, जीवन में कभी नहीं, सम्मान दिया, एम्स दिया, फर्टिलाइजर दिया, रोजगार के रास्ते दिए, पूर्वांचल एक्सप्रेस वोट में तब्दील होगी करनी, और सब कुछ विद इन 4-5 ईयर्स, 6 साल, रैली की भीड़ वोट में तब्दील होगी सर? जी, रैली की भीड़ वोट में तब्दील होगी? मेरे चुनाव में भी लोग देखिए, मेरे भी चुनाव में लोग कहते थे सब हीरो को देखने आ रहे हैं, ये कहाँ इनके वोट मिली हो। सब लोग कह रहे ये तो सब इनकर फैंस लोग बाड़न, ये लोग वोटर ना बाड़न। 7.5 लाख वोट हमको मिला था। और कहीं अखिलेश यादव की रैली में आने वाली भीड़ वोट में तब्दील हो गई तो कि जनता के भाव क्या है, जो अखिलेश यादव की रैली में आने वाली भीड़ वोट में तब्दील हो गई तो वो भावना कुछ अलग है, क्योंकि 2014 में भी उनके यहाँ पे भीड़ आती थी, 17 में भी आई, हमने देखा 2019 में मेरे चुनाव में भी उनके रैली में भीड़ आई। भीड़ आती है, कभी आप ऊंची बस लेके घूमते हैं तो आती है, भीड़ आती है कि अपनी बिरादरी के कोई नेता हैं तो डेफिनेटली उनको देखने के लिए आती है। उनका वोट बैंक है, उसको आप नकार नहीं सकते हैं। वो उनके वोट बैंक के लोग हैं, उनके इलाके में, उस क्षेत्र में, उस जिले में जाते हैं जहां उनके समुदाय के लोग रहते हैं, तो अपने नेता को देखने जरूर आते हैं। लेकिन इस बार जो मुझे खबर आ रही है जमीन से कि उनकी बिरादरी भी जो उनको वोट करती थी वो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, पूज्य योगी महाराज जी को मुख्यमंत्री के रूप में दोबारा देखना चाहती है, और वो इस वक्त पूरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकाव है, काफी वैसे लोगों का जो हम लोगों को वोट नहीं करते थे। चलिए, आप उम्मीदों और आत्मविश्वास से भरपूर हैं। जनता की अदालत में क्या फैसला होता है ये चुनाव के नतीजों के बाद पता चलेगा। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद रवि किशन जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए।